अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ जर्नी विद एक और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। फ्रेंड्स, आज आपको कोरिया के वीज़ा के बारे में बताऊंगा। काफ़ी देर से ये वीज़ा बंद था और 1 जून से ये दोबारा ओपन हो गया। ओपन इन्होंने पहले भी किया था, लेकिन रेड कलर में अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि अगर गैर ज़रूरी कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करेगा, शॉर्ट टर्म वीज़ा या मल्टीपल वीज़ा, तो वो विदाउट एनी रीज़न रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म वीज़ा खोला था, लेकिन ये था कि बिज़नेस ट्रिप के लिए जा सकते हैं, या किसी को कोई इमरजेंसी है उसके लिए जा सकता है, या कोई मेडिकल वीज़ा है उसके लिए जा सकता है। विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो था वो बंद था, क्योंकि अगर आप विज़िट अप्लाई करते हैं तो आप ये तो नहीं उन्हें कह सकते कि मुझे जो बहुत ज़रूरी जो है ना वो विज़िट करना है, मैं सैर करने का मुझे बहुत शौक़ हो रहा है और मुझे मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं कोरिया ही की सैर करूं। तो वो उन्होंने रेड कलर में लिखा हुआ था अपनी वेबसाइट पे कि हम रिजेक्ट कर देंगे। एनी हाउ, जापान ने अभी तक नहीं खोला है और कोरिया ने जो है 1 जून से वो ओपन कर दिए हैं, लेकिन प्रोसीजर अपना थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले ये था कि आप वॉक इन जाते थे और जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाते थे, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अब वेबसाइट से ही आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। उसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको एक लॉगिन वहाँ पे बनाना पड़ता। आप जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो एक लॉगिन बनाना पड़ता, अपना ईमेल रजिस्टर कराना पड़ता है। आपकी ईमेल पे वो कोड भेजते हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तब उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट की जो है डेट और टाइम वो नज़र आता है। आप उसको सिलेक्ट करें तो जो है बस सिंपल सा, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड हो, और ना ही कोई वो दूर की डेट्स मिल रही हैं। अवेलेबल हैं अपॉइंटमेंट्स, तो इवन आप मतलब 2-4 दिन बाद की भी जो है वो अपॉइंटमेंट और वो जो टाइम है उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। तो सिर्फ एक प्रोसीजर कर दिया कि उनको वेल इन एडवांस पता हो कि कितने लोग आज आएंगे या कितने लोग कल आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं अप्लाई करता टूरिस्ट वीज़ा साउथ कोरिया का, तो इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता। कंट्री बहुत अच्छा है माशाल्लाह। काफ़ी सारी आपको आपको अगर आप सैमसंग की बात करें, एलजी की बात करें, यहाँ पे आपको किया की गाड़ी नज़र आती हैं, हुंडई की, ये सारी कंपनीज कोरिया की हैं। और बड़ा अच्छा कंट्री है, बड़ा पुरअमन मुल्क है और पीसफुल पुरअमन, बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है। इवन लेबर की सैलरीज जो हैं वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। और एक और अच्छी उनकी बात कि जो 10 साल से इंसान काम कर रहा है उसको भी वो सेम सैलरी देते हैं, और जिसने आज ज्वाइन किया है उसको भी वो सेम सैलरी देते हैं। तो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो है वो सेम रखते हैं, ताकि कोई आपस में जो है वो, मतलब ये नहीं कि कोई पुराना है तो वो उसको डिफरेंट आप पैकेज दे रहे हैं, जो नया ज्वाइन करेगा तो उसको डिफरेंट पैकेज दे रहे हैं। सबको उन्होंने इक्वल रखा हुआ। अच्छा, मैं आपको क्विकली आपको बता दूं कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यहाँ पे यूएई से अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपने कम से कम यहाँ पे 2 साल कंप्लीट किए हों। आपका एक वीज़ा जो है 2 साल का वो कंप्लीट होना चाहिए यूएई में। दूसरा ये कि आपका पासपोर्ट और वीज़ा 6 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने वैलिड नहीं है वीज़ा, यूएई रेजिडेंट वीज़ा, तो उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी कंट्री से जाके अप्लाई करें, यहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी जो है वो स्टेटमेंट की एक एंट्री देखते हैं। मेरा लास्ट टाइम जब मेरा वीज़ा लगा था तो एक एक एंट्री मेरी उसने जो है चेक की थी कि इसमें सैलरी आई है, सैलरी के अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर पैसे जमा हुए हैं या कुछ कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसका पूछते हैं, वेरिफिकेशन पूछते हैं कि क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। उसके अलावा जो है 2 पिक्चर्स उनको चाहिए, आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका जो कंपनी है उसका लाइसेंस भी उनको चाहिए, जो ट्रेड लाइसेंस है कंपनी का वो चाहिए। उसके अलावा होटल बुकिंग है, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है और एनओसी है कंपनी का। तो उसके अलावा ये आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो है वीज़ा ऑफिसर जब आप वहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो वो चेक करता है। अगर वो सेटिस्फाई होता है और आपसे कुछ और मांगता है तो इट मीन्स के मतलब वो सेटिस्फाइड है।
नहीं तो मोस्टली लोगों के वो वहीं पे वो उनको ये कह के कि नहीं आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा, इवन फ़ी भी उनसे नहीं लेते, और जो है उनको जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। मतलब ऐसी कम ही एम्बेसीज हैं जो आपका इंटरव्यू करें, और अगर आप जो है लोग एम्बेसीज पहले फ़ी ले लेती हैं, उसके बाद रिजेक्ट करती हैं या अप्रूव करती हैं वीज़ा। ये ऐसी एम्बेसी है, अगर आप जो है आप अप्रूव करना है तभी आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं, अदरवाइज़ वहीं से आपको कहेंगे कि नहीं आप जो है दोबारा अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे थे, तब मेरा एक्सपीरियंस है कि उनके 2 साल पूरे नहीं हुए थे, और ये चीज़ उन्होंने कहीं पे लिखी नहीं हुई है, लेकिन जिसके 2 साल कंप्लीट नहीं है उसको वो वीज़ा नहीं देते। वो कहते हैं एटलीस्ट आपने 2 साल यहाँ पे पूरे किए होने चाहिए। और बाकी जो है कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री इनके फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जिस तरह अमेरिका पूछता है, यूके अब भी पूछना शुरू हो गया है, कनाडा पूछता है, ऑस्ट्रेलिया पूछता है, ये भी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी पूछते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपके पिछले 5 सालों में किस किस कंट्री में किन किन डेट्स पे गए हैं, वो आपने सारा फिल करना होता है फॉर्म में, वो बताना होता है। और अगर फर्स्ट टाइम आप गए हैं, 3 महीने का आपको वीज़ा मिलता। जब भी आपका वीज़ा इशू होगा फ्रॉम दैट डे 3 महीने तक का आपको वीज़ा मिल जाता है। 3 महीने में आप जो है वो जाके आ सकते हैं, 3 महीने तक वैलिड होता है, और आई होप 30 डेज़ की जो है वो वैलिडिटी होती है कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। और सेकेंड टाइम जो है आप मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। फर्स्ट टाइम जो है जो सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ी है, फ़ी भी बड़ी मुनासिब है, 160 उनकी फ़ीस है, और जो डबल एंट्री है आई होप उसकी 400 है। मुझे वो कंफर्म नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि डबल एंट्री की कितनी है और मल्टीपल की कितनी है, लेकिन फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिंगल एंट्री जो है 160 सिर्फ उसकी फ़ी थी। तो जो है बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछा था, मैंने जब भी है मैं कमेंट्स में जवाब देता था, मैं कह रहा था कि जब दोबारा खुलेंगे वीज़ाज़ तो मैं एक बनाऊंगा वीडियो भी और आपको बता दूंगा। अभी तक पहले खुले थे, लेकिन वो सिर्फ एमरजेंसी केसेस के लिए खुले हुए थे, शॉर्ट स्टे वीज़ाज़। अब जो है अपॉइंटमेंट भी मिल रही है और आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बस उनकी अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, बैलेंस की काफ़ी सारे लोग बैलेंस का पूछते हैं कि बैलेंस कितना होना चाहिए। बैलेंस इतना होना चाहिए कि उनको ये पता हो कि इस बंदे के पास इतनी सेविंग है कि ये बंदा जाएगा और जाके वापस आ जाएगा, ये यहाँ पे स्टेबल है, इसको वहाँ जाके ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वहाँ जाके रह जाए। तो इतना बैलेंस आपको किसी भी कंट्री के लिए होना चाहिए। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी 5000 सैलरी है फॉर एग्जांपल, तो 15 से 20,000, 20,000 कम से कम आप अपना बैलेंस रखें। अगर इसी तरह वो 8,000 है तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा वो 20 से 25,000 कर लें, उसको थोड़ा सा बढ़ा लें। कि आपको अपनी सेविंग बतानी होती है कि आपने जो है सेव क्या किया है। और एक फ्रेंड्स बड़ी ज़रूरी बात है कि जब भी आप अपनी किसी भी कंट्री के लिए आप अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाते हैं, उसमें कोई भी जो है वो अमाउंट ना डालें। अदरवाइज़ वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है और इसने किसी से पकड़ के पैसे या जो है किसी तरह से इसने पैसे उसके अंदर पुट कर दिए हैं सिर्फ एम्बेसी को दिखाने के लिए ताकि इसको वीज़ा मिल जाए। ये इसकी फेक ट्रांजैक्शन है, इसके अपने पैसे नहीं हैं। तो जब भी आपने किसी कंट्री में अप्लाई करना हो, उससे पहले जो है आप अपनी सेविंग्स को जो है वो थोड़ा सा स्टेबल कर लें, सेविंग्स में ही रखें पैसे। तो जिस तरह आपकी 10,000 सैलरी है तो आप उसमें से 5-6 हज़ार खर्चते हैं और 4,000 आपका सेव हो जाता है। तो इस तरह ही जो है वो इसको अकॉर्डिंगली ऊपर अगर आप 3 महीने अगर आप उसको इस तरह से 3 महीने या 6 महीने जिन कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड होती है इस तरह अगर चलाएं तो वो आपका बेस्ट होता है। अगर आप उसके अंदर पैसे पुट करते हैं तो फिर आपके पास उसका बड़ा सॉलिड आपके पास रीज़न होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी थी, आपने गाड़ी सेल कर दी और आपके पास वो 20,000 आ गया और आपका वो 20,000, तो फिर उसको डॉक्यूमेंट्स में उसके कवर लेटर में लिख दें और साथ में उसका वो प्रूफ लगा दें कि ये मैंने गाड़ी सेल की थी, ये गाड़ी के मेरे पास पैसे आए हैं और मैंने अपने अकाउंट में डाल दिए हैं, तब तो ठीक है। अगर आप विदाउट एनी रीज़न डालेंगे तो मोस्टली जो है वो कंट्रीज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं।
अच्छा, साउथ कोरिया बड़ा अच्छा कंट्री है, बड़ा पीसफुल कंट्री है। मैं लास्ट टाइम गया था, कुछ दिन वहाँ पे रहा भी था। तो बड़ा ही अच्छा कंट्री है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इकॉनमी के हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा मज़ा आया था। मैं दोबारा भी जाना चाह रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपसे सारा शेयर करूँगा। अभी कुछ 3-4 वीज़ाज अप्लाई किए हुए थे। एक टर्की का उस दिन आपको बताया था, वो तो आ गया। एक और एम्बेसी में सबमिट है और एक और अपॉइंटमेंट ली है और उसके बाद की भी एक अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। तो 4-5 कंट्रीज़ हैं, उनका फिर इस दफ़ा का वो बन रहा है। तो जैसे इंशाल्लाह ये आते जाएंगे वीज़ास, तो मैं आपको जो है बताता जाऊंगा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। और काइंडली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जो वीडियोस देखते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ मैं हर एक को जवाब दूँ। तो इसी तरह जिसको जिसको नहीं पता उसका भी भला हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।